स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एमआर साइंस स्टडी चैनल में। दोस्तों, काफ़ी आराम भी मिल गया होगा आपको, क्योंकि 2-4 दिन से अपने वीडियो नहीं आ रहे थे और नहीं आने का रीज़न आपको भी पता है कि वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही थी। तो मैंने पूरी कोशिश की कि इस वाले वीडियो में वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगी। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। और आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अपना आज जानने की कोशिश करेंगे। और वो जो अपना टॉपिक है वो है अपना टॉपिक ब्लड, रक्त। तो दोस्तों, रक्त के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो जानते हैं आज के अपने वीडियो में अपन कि रक्त होता क्या है। मैं बात कर लेता हूँ। रक्त अपने शरीर में एक लाल रंग का पदार्थ है। मनुष्य में अगर अपन बात करें तो लाल रंग का होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी में लाल ही होता है, लेकिन जो मनुष्य प्रजाति है उसमें तो लाल ही होता है। और जैसे कीट हैं, बहुत से कीटों में ब्राउन कलर का भी होता है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड होती है किससे, कि रक्त में किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है। जब अपन इस टॉपिक को आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करते जाएंगे कि रक्त में कौन सा ऐसा वर्णक है जिसके कारण लाल होता है, ऐसी क्या चीज़ें पाई जाती है। और आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने प्लाज्मा का नाम सुना होगा। प्लाज्मा डोनेट की बहुत आवश्यकता पड़ रही है। तो ये क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो प्लाज्मा है उसी के अंदर अपने शरीर में एंटीबॉडी होती है। वो एंटीबॉडी ही तो डिपेंड करती है। अगर इस समय आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ठीक होगा तो आप कोरोना से आराम से लड़ सकते हो। अगर इम्यूनिटी अपनी डाउन होने लग जाएगी तो सीधी सी बात है, अपन भी ऑटोमेटिक एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपन भी उस बॉडी पर डाउन हो जाएंगे और इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। तो आइए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। रक्त के बारे में जान लेते हैं अपन। पेन को भी साथ में रखिएगा, जैसे जैसे मैं चीज़ें यहाँ पे लिखा रहा हूँ आप मेरे साथ में इनको नोट करते रहिए, ठीक है। तो मैं जो स्टार लगा के जितनी बातें लिख रहा हूँ ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और आए हुए हैं, सभी पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में भी और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। रक्त के बारे में बात करूँ तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। आपने कभी चक्के भी देखा होगा। रक्त का स्वाद कैसा होता है? तीखा। क्योंकि बहुत सी बार बचपन में ऐसा तो नहीं है कि वो आप कहोगे गुरुजी रक्त को चखते हैं क्या? अरे तो भाई बचपन में कभी लगी होगी, हैं? कहते हैं ना आज भी कभी खून निकल जाता है तो इसको चूस ले, पी ले। तो वही बात है कि रक्त क्षारीय होता है। तो सीधी सी बात है, जब क्षारीय होगा तो इसके जो पीएच हैं वो पीएच कितना होगा इसका? 7.4। और कैसा है ये? हल्का क्षारीय। इतना भी नहीं है कि बिल्कुल कड़वा होता है, हल्का क्षारीय है। और जो रक्त है इसके अंदर रक्त का जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के अंदर, ठीक है। रक्त का अध्ययन किस में किया जाता है? हीमेटोलॉजी में। रक्त ये ऑक्सीजन के श्वसन व जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो 4 बातें लिखी हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त आपसे पूछ ले रक्त क्या है, एक लाइन का उत्तर होगा रक्त क्या है, तो आपका उत्तर होगा तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ ले रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय होती है तो इसका पीएच कितना होगा? 7.4। कैसा होगा? हल्का क्षारीय। इसके बाद बात करें रक्त का जो अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की कौन सी शाखा में रक्त का अध्ययन किया जाता है, तो आप कह दोगे साहब हीमेटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद रक्त का जो काम होता है वो ये होता है कि अपनी जो कोशिकाएं होती है, जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो उपापचय क्रियाएं होती है, उन उपापचय क्रियाओं के अंदर ऑक्सीजन का श्वसन और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य होता है इसका, ठीक है। और रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, यहाँ पे बोर्ड टूट रही है, हीमोग्लोबिन
एक वर्णक है ये लाल रंग का, इसके कारण होता है। तो फटाफट से उतार लो अब इन सभी चीज़ों को आप, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, रक्त क्षारीय होता है 7.4 हल्का, ठीक है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी और रक्त ऑक्सीजन का सेवन अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायक होता है, और रक्त लाल रंग का हीमोग्लोबिन वर्णक इसी के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। तो वो चीज़ आपने नोट कर ली होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो रक्त का जो ठोस भाग होता है, ठोस भाग, ठीक है, ठोस भाग को बोलते हैं कणिकाएं, और जो तरल भाग होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये रक्त का जो अपने डिवाइडेशन किया है, दो भागों में किया है कि रक्त का जो ठोस भाग होता है उसको तो बोलते हैं कणिकाएं, आप इनको या कोशिकाएं बोल दीजिए, बहुत सी जगह सेल्स भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और तरल भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। देखिए जो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के बारे में आपने नाम तो सुन ही रखा होगा सभी ने कि प्लाज्मा अभी बहुत चल रहा है इसका प्रोसेस। तो आइए अपन बात कर लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, चलिए साहब हेडिंग डालिए प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर ये एक रक्त का तरल भाग है। इसकी पहली चीज लाइन ये लिखोगे आप कि ये एक रक्त का तरल भाग है साहब। ये क्या है, रक्त का तरल भाग, ठीक है। जिसमें दूसरा बिंदु बना के लिख लो, जिसमें 92% तो क्या होता है, जल, ठीक है, और 8% होता है इसमें कार्बनिक पदार्थ। देखिए दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर 92% जल होता है और 8% होता है कार्बनिक पदार्थ। और इसके अंदर तीन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन। और इन प्रोटीन्स का जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है। रक्त का तरल भाग है ये प्लाज्मा, जिसमें 92% जल और 8% कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ भी पाया जाता है इसके अंदर। इतना सा याद रख लीजिएगा आप, अकार्बनिक में सोडियम प्रमुख होता है इसके अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा जा चुका है कि जो ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर अकार्बनिक पदार्थ के रूप में मुख्य कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सोडियम। तीन प्रकार की होती है इनके अंदर। जो पहली है फाइनोब्रिनोजन, ठीक है। इसके बाद ग्लोबुलिन, और एक होती है एल्बुमिन, ठीक है दोस्तों। ये तीनों प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फाइब्रिनोजन होती हैं इसका काम होता है रक्त का थक्का, ब्लड की क्लॉटिंग, ठीक है, उसके निर्माण में सहायक है। जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती हैं, उस ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, उस ग्लोबुलिन प्रोटीन का जो काम होता है, अभी इसकी बहुत आवश्यकता है, इम्यूनिटी कहने का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करना, ठीक है। एक बार लिख लीजिए यहां तक आप। रक्त का तरल भाग है प्लाज्मा, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ सोडियम प्रमुख होता है, जिसमें 92% जल, 8% कार्बनिक पदार्थ, तीन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, फाइनोब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ठीक है। फाइनोब्रिनोजन होती है जो रक्त का थक्का बनाने में काम में आती है, और जो ग्लोबुलिन होती है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत प्रदान करती है, और जो एल्बुमिन होती है उसके बारे में देखिए। आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूं अब। चलिए, एक प्रोटीन बच गई अपनी, एल्बुमिन।
इसका काम होता है शरीर में प्रासरण दाब, प्रासरण दाब का नियमन, ठीक है, करना। तो ये 3 प्रकार के मुख्य मुख्य प्रोटीन है। आपको इतना सा याद रखना है कि जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का तरल भाग होता है और इसमें 92% जल होता है और 8% कार्बनिक पदार्थ होते हैं और एक सोडियम पाया जाता है अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जो प्रमुख होता है, ठीक है। और 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रिनोजन जो रक्त का थक्का बनाने में काम आती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन ग्लोबुलिन जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती प्रदान करती है और इसके बाद एल्बुमिन जो शरीर में प्रासरण दाब का नियमन करती है। यह हुई अपनी बात प्लाज्मा की। अब अपन जो आगे बात करेंगे वो करेंगे रुधिर की कणिकाओं के बारे में। अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो पढ़ा रक्त का तरल भाग। अब जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो है रक्त का ठोस भाग। और रक्त का जो ठोस भाग है उनको क्या कहते हैं अपन? रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं। और ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसके और भी नाम हैं। इसका रक्ताणु, ये श्वेताणु, ठीक है, और इसको बिंबाणु। और इनके और भी साइंटिफिक नेम हैं। आरबीसी का रक्ताणु भी बोलते हैं आरबीसी को, और इसको एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये याद रख लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट है, इसको खींच लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कि जो रक्त कणिकाएं होती है ये क्या है? ब्लड का कैसा भाग है? ठोस भाग। ठोस भाग है ये ब्लड का, ठीक है। आरबीसी को रक्ताणु बोलते हैं, इथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को श्वेताणु और ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बिंबाणु और थ्रोम्बोसाइट। चलिए आगे बात करते हैं। पहले अपन ले लेते हैं आरबीसी। पूरा नाम है इसका रेड ब्लड कार्पल्स भी होता है और सेल्स भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं कह दीजिए या लाल रक्त कोशिकाएं कह दीजिए, एक ही बात है। तो इसमें मैं बात करूं आरबीसी की, कि आरबीसी की क्या भूमिका होती है ब्लड के अंदर। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, क्योंकि जो अपना जो रक्त का जो लाल रंग होता है ना, अपन ने जाना पहले कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वो हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है? आरबीसी में। तो बात करूं इसकी, तो इसका जीवन काल 120 दिन, ठीक है। केंद्रक वहीन कोशिका होती है ये, केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन कोशिका होती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अपवाद हैं, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऊंट और लांबा, ठीक है, इन प्राणियों में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये कैसी कोशिका होती हैं? उभयाउतल। ये कैसी कैसी कोशिका होती है? उभयाउतल। यह उभयाउतल होती है। एक बार इसको लिखिए आप जल्दी से। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पल्स या सेल्स बोल दीजिए। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। केंद्रक विहीन कोशिका होती है। और ऊंट और लांबा जो शीत प्रदेश में पाए जाने वाले ये जीव हैं, जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ ये उभयाउतल होती है। लिख लिया होगा आपने।
चलो आगे बात करते हैं। आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का जो निर्माण, सॉरी मैंने रक्त में नहीं लिखा है, तो एक बार ये चीज़ें आरबीसी का नहीं, आप पहले वो लिख लीजिए। आरबीसी का कब्रिस्तान है वो रक्त का, जहाँ पे आपने रक्त की विशेषता लिखी है उसी के अंदर लिख लीजिएगा कि रक्त का जो निर्माण है ये होता है अस्थि मज्जा में सामान्यतः, ठीक है, अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो भी बोलते हैं, बोन मैरो। लेकिन बच्चों में पूछ लिया जाए, तो ये होता है कहाँ पे, प्लीहा में, प्लीहा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, लेकिन बच्चों में पूछ लिया जाए तो वहाँ पे कहाँ पे होगा, बट प्लीहा में। तो अपनी बात चल रही थी आरबीसी की, कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता, आरबीसी में हाई हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और आरबीसी की संरचना कैसी होती है, उभय अवतल होती हैं, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी की जो संख्या होती है उनकी बात कर लेते हैं पुरुषों में, और यहाँ पे बात कर दूँ मैं स्त्रियों में, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। हाँ, तो देखिए पुरुषों में जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 52 लाख घन mm, ठीक है। और जो स्त्रियां होती है, स्त्रियों के अंदर जो संख्या होती है वो होती है 42 लाख घन mm, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाए कि मिनिमम जो रेंज है वो कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। तो इसके अंदर पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में 52 लाख घन mm होती है, और स्त्रियों के अंदर अगर मैं बात करें तो स्त्रियों के अंदर 47 लाख होती है, 47 लाख घन mm, ठीक है। हीमोग्लोबिन की भी बात कर लें अपन कि हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल, मतलब पुरुषों में और महिलाओं में। तो पुरुषों के अंदर पाया जाता है ये 15.5 ग्राम प्रति ml, ठीक है। और स्त्रियों के अपन बात करें तो उनमें भी कोई ज़्यादा नहीं होता, 14.5 ग्राम। अब इसमें प्लस माइनस हो सकता है, इसके अंदर प्लस माइनस हो सकता है कितना, 2, ठीक है। पुरुषों में भी यही है, इसी के अंदर भी यही है, इसके अंदर भी प्लस माइनस हो सकता है, या तो कम या ज़्यादा, या तो जैसे 15.5 है तो इससे या तो कम होगा 2 या इससे ज़्यादा। ये क्या है, फिक्स चीज़ें नहीं होती। हीमोग्लोबिन की ये एग्जिट यूनिट हैं, इसी के हिसाब से हीमोग्लोबिन डिसाइड कर सकते हो आप कि 15.5 और इसमें प्लस माइनस 2 हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात अपनी आरबीसी की। अब जो अपन नेक्स्ट बात करते हैं वो करते हैं डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी, इसके और नाम अपन ने वहाँ पे स्टार्टिंग में लिखवा दिए थे, यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्ट। इसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है दोस्तों। अब ये जो डब्ल्यूबीसी हैं इसके भी 2 प्रकार है। डब्ल्यूबीसी हैं, इसको अपन ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। तो इस ल्यूकोसाइट को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। उन 2 भागों में है एक तो कणिकामय और एक है अकणिकामय, ठीक है। जो कणिकामय हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट इसे बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट 2 भागों में बांट दिया अपन ने, कणिकामयी और अकणिकामयी। और अकणिकामयी और कणिकामयी को भी, इनको और ग्रेनुलोसाइट बोल सकते हो आप, ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। और ये होती है अग्रेनुलोसाइट। अब नाम तो ऐसे ही याद तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा था कि कणिकामय और अकणिकामय। इनका जो साइंटिफिक नेम है वो ये है कि ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, ठीक है। इसके अंदर कणिकामय में बात करें तो ये होती है न्यूट्रोफिल्स। एक तो होती है कौन सी, न्यूट्रोफिल्स। एक होती है इओसिनोफिल्स, ठीक है, इओसिनोफिल्स।
न्यूट्रोफिल्स और एक होती हैं बेसोफिल्स। और यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके अंदर बात करूँ मैं अग्रेनुलोसाइट के अंदर, तो इसके अंदर मोनोसाइट और यहाँ पे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। अग्रेनुलोसाइट में बात करें तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब अपन इनके बारे में एक एक के बारे में पहुँचने, ये तो जो पाई जाती है, इनकी जो मात्रा है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पाई जाती है 62%, ठीक है। ये पाई जाती है 25%। WBC की बात कर रहे हैं अपन इस समय कि ये कितने प्रतिशत पाई जाती है, ये कितने प्रतिशत पाई जाती है, और ये पाई जाती है 0.5%। और मोनोसाइट्स पाई जाती है 5%। और जो लास्ट के अंदर जो अपनी ये जो बस्ती है, ये लिम्फोसाइट, ये पाई जाती है 30%। ये इनका संगठन होता है कि WBC में इनकी मात्रा कितनी होती है। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इनके बारे में अपन समझ लेते हैं कि न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, एओसिनोफिल्स क्या होती है, बेसोफिल्स होती है, इनके काम क्या होते हैं इनके बारे में फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनने के जो चांस होते हैं वो इतने होते हैं कि अभी तक तो जो क्वेश्चन देखा गया वो यहाँ से इतना सा आया है कि बस कि निम्न में से कौन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और बहुत कौन सी कम मात्रा में पाई जाती है, या कौन सी छोटी होती है, कौन सी सर्वाधिक बड़ी होती है, बस इतना सा। पर संख्या में सर्वाधिक कौन सी होती है, संख्या में सर्वाधिक कम कौन सी होती है, बस इतना सा पूछा जा चुका है यहाँ से। तो मैं इनके जस्ट सामने लिख देता हूँ एक बार में, पहले इन सभी को सारे को लिख देता हूँ। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इसके बाद में न्यूट्रोफिल्स थी, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। आपने देखा होगा न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स होती है वो संख्या में सर्वाधिक, संख्या में सर्वाधिक, ठीक है। और एओसिनोफिल्स की जो संगठन देखा होगा आपने 2.5, ठीक है। पर इससे भी नीचे अपन ने एक चीज और देखी थी, बेसोफिल्स, जो संख्या में, इसमें लिखता हूं मैं, संख्या में सबसे कम, ठीक है। संख्या में कितनी पाई जाती है, सबसे कम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। यहीं से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि न्यूट्रोफिल्स ये तो पाई जाती है संख्या में सर्वाधिक और ये संख्या में सबसे कम, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। इसके बाद मोनोसाइट हैं और लिम्फोसाइट हैं, इनके बारे में आपको समझा देता हूँ। इनका काम क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट है, ये मोनोसाइट के बारे में लिख लो आप एक बार, यहाँ से पूछ लेते हैं वो सी बात कि जो मोनोसाइट होती है ये आकार में सबसे बड़ी होती है। ये इतना याद रखना, आकार में सबसे बड़ी, ठीक है। इतना याद रखना आप कि आकार में सबसे बड़ी पूछते हैं आपसे, तो आकार में सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोनोसाइट। और आकार में सबसे छोटी पूछ ले तो लिम्फोसाइट होगी, ठीक है। वो तो दिखती बात है। आकार के आधार पे बात करें तो सबसे छोटी, और संख्या में बात करें तो सर्वाधिक न्यूट्रोफिल्स और कम होती है बेसोफिल्स, ठीक है। अब ये जो मोनोसाइट लिम्फोसाइट हैं, इनके जो काम हैं वो ये हैं कि अपने शरीर में बहुत सी बार अवांछित कोशिकाएं भी होती हैं, तो उन कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करती है। क्योंकि जो WBC होती है ये क्या करती है कि जो अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता है अपनी, उसको बढ़ाती है, लड़ने में काम करती है। ये कहने का मतलब ये है कि जो फालतू के जीवाणु वगैरह अपन बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे पानी पीते हैं, पानी के अंदर आपने कभी सोचा होगा कि बैक्टीरियाज हैं या नहीं है, बैक्टीरियाज होते हैं। तो उन सब बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का काम कौन करती है, WBC करती है। क्योंकि अपन को तो पता नहीं लगता, दिखते नहीं है, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो होते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को नष्ट करने का काम किसका होता है, इसका WBC का, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बिम्बाणु, जो अपना लास्ट कनिकाएं हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आज की जो वीडियो है उसके अंदर अपना इतना तो हो जाए कि रक्त की विशेषताएं, रक्त क्या है, रक्त के जो ठोस भाग है, तरल भाग है, उनके बारे में अपन पढ़ लें और रक्त के कार्य पढ़ लें, ठीक है। फिर अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एंटीजेंस पढ़ेंगे, एंटीबॉडी पढ़ेंगे। तो वो बात की बात है। तो अब आइए यहाँ पे देखता हूँ मैं बिम्बाणु,
इनको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा कि बचपन में जब अपन गिर जाते थे तो ब्लड बहता रहता था, पर एक समय ऐसा आता था कि ब्लड ऑटोमेटिकली रुक जाता था, जबकि अपन उसके कोई पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं बांधते थे, हाँ रुक जाता था ना अपने आप। तो वो सब किसकी देन है, बीमाणुओं की देन है। तो रक्त का थक्का बनाना, ठीक है, इसका थक्का बनाना कहने का मतलब यही है कि धीरे धीरे अपन उससे जो अपने जिस जगह पे लग जाती थी उस जगह को देखते थे कि एक जालीनुमा सी संरचना बन जाती थी। जैसे मान लो यहाँ पे लगी किसी के, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी संरचना बन जाएगी धीरे धीरे धीरे, और उस पर ऐसे उसके ऊपर से एक परत सी आ जाती थी, तो वो परत बन जाती थी। तो परत बनने का रीजन यही था कि वहाँ पे क्या है, धीरे धीरे आगे ब्लड जम जाता, और ब्लड जमने के बाद में फिर क्या है, एक टीप सी लग जाती, और टीप सी लग जाती, ब्लड अपने आप बना रुक जाता था, ठीक है। तो रक्त का थक्का बनना, ठीक है, और इसका निर्माण वही अस्थि मज्जा जहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है। और इनका जीवन काल 10 डेज, ठीक है, 10 दिनों का होता है। WBC के अंदर भी मैंने लिखवाया नहीं होगा, शायद भूल गया हूँ। WBC का जो जीवन काल है वो लिख लीजिएगा आप 3 से 4, या बहुत सी जगह आपसे 4 को 5 दिन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, या तो 3 से 4 दिन या 4 से 5, ठीक है। एग्जिट की अगर अपन बात करें तो इनका जो जीवन काल है वो 4 से 5 दिन, 3 से 4 को छोड़ दीजिए आप, 4 से 5 याद रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी किताबें हैं, किताबों के अंदर कहीं पे आपको 3 से 4 मिल जाएगा, किसी पर जो अपने NCERT के हिसाब से चलें तो इसमें 4 से 5 होता है, ठीक है, और यही मान्य होगा। तो ये हो गई अपने बीमाणुओं की बात, सामान्य सी बात कि रक्त का थक्का बनना और इसका अस्थि मज्जा में होता है निर्माण, ठीक है। जीवन काल होता है इसका 10 दिन का, बस इतनी सी नॉलेज इसके बारे में याद रखिएगा आप, बीमाणुओं के बारे में, ठीक है। तो आज अपन ने जो इस वीडियो में पढ़ा उसका मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि अपन ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो अपन ने स्टार्टिंग में रक्त के बारे में बात की कि रक्त है वो कैसा होता है कि तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, रक्त का जो pH है 7.4 होता है, रक्त एक हल्का क्षारीय पदार्थ होता है, ठीक है। रक्त का जो अध्ययन होता है वो हीमेटोलॉजी के अंदर होता है, ठीक है। और इसके बाद में अपन ने बात की कि रक्त का जो ठोस भाग है, तरल भाग है, वो कौन कौन से होते हैं। तो तरल भाग में तो केवल आता है प्लाज्मा, ठीक है। और जो ठोस भाग है उसके अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं बताई थी मैंने आपको, जिनके अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा की अपन बात करें तो प्लाज्मा के अंदर ये रक्त का एक तरल भाग है, उसमें 92% जल होता है और 8% कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक तत्व होता है, वो होता है सोडियम, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी, एंटीजन वगैरह ये सब चीज़ें पाई जाती है, लेकिन इन सब चीज़ों को मैंने अभी नहीं बताया आपको। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और इसके बाद में RBC की बात करिए अपन ने, तो RBC का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स होता है, कार्पल्स बोल दीजिए, व्हाइट ब्लड सेल्स में के अंदर भी आप सेल्स बोल सकते हो, कार्पल्स बोल सकते हो, वो एक ही बात है। इनका जीवन का RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, इसका निर्माण वही अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और इसकी अपन बात करें तो इसमें केंद्रक विहीन कोशिका होती है, पर लेकिन ऊँट और लामा ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो ये भी चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक होता है, ठीक है, जो जिसमें आयरन की मात्रा होती है, और इसी के कारण ब्लड लाल होता है। तो ये सब चीज़ें। इसके बाद में WBC की बात करें तो WBC के अंदर भी अपने 2 भागों में डिवाइड करती है, एक तो कणिकामय और एक अकणिकामय। ये केंद्रकहीन, इसमें केंद्रक पाया जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है। तो इसके अंदर भी कणिकामय के अंदर भी अपने 3 पड़ी, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और उधर अकणिकामय में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इनके बारे में पढ़ा। तो जो सर्वाधिक मात्रा में संख्या में पाई जाती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम मात्रा में जो पाई जाती है वो होती है बेसोफिल्स। और आकार की बात करें तो वो होती है मोनोसाइट सबसे बड़ी, और अगर छोटी की बात करें तो वो होती है कौन सी, लिम्फोसाइट, ठीक है। इसके बाद बीमाणु के बारे में पढ़ा कि जो बीमाणु होता है वो रक्त का थक्का बनाने में काम में आता है, और इसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है, सॉरी 10 दिन होता है, ठीक है। और इसका निर्माण भी वही अस्थि मज्जा में होता है, क्योंकि जब ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तो इन सभी का निर्माण भी वही होगा। और ये सारी चीज़ें आज अपन ने पढ़ी, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो ये नॉलेज जो मैंने दी है आपको, ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। और बने रहिए, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर कोशिश करूँगा कि जो रक्त की जो पूरी जानकारी है वो लेकिन इन 2 वीडियो के अंदर ही आ जाए। अगर ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं आ पा रही है तो कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट वीडियो और उसका ले लेंगे। पर लेकिन आप हो सके जितना जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखवाई जाती है उनको साथ ही साथ लिख लें, एक तरफ नोट कर लें, एक अपनी कॉपी लें, उसके अंदर नोट्स बनाते चलें उन्हीं के आधार पर, क्योंकि हर एक जो लाइन यहाँ पे लिखवाई जा रही है वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो ध्यान रखें, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी
आराम से इन वीडियो को देखें, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। ऐसा नहीं है कि 9th 10th और 11th 12th, क्योंकि देखो साइंस से, साइंस आजकल ऐसी चीज़ें जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों में आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का अपना टॉपिक और आपने कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।